हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। मैनेजमेंट के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पे मूव कीजिए। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग देखेंगे टाइप्स को। तो हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा टाइप्स के बारे में भी बताया था कि 4 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द थर्ड वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आज बारी बारी से इन चारों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करने से ही मिलेगा। और अभी इस चैनल पे टोटल मैनेजमेंट का कोर्स आपको 22 मई के पहले मिलने वाला है। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले विथ वीवीआई एमसीक्यूज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए नेम से आपको याद रखना है, ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कुछ लाइन वाली फीलिंग आ रही है ना, तो कुछ वही है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये आपका ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, यानी कि सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होते थे वो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे वर्क करते थे, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ये लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही फॉलो होता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री सिस्टम। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मिलिट्री सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। The third point is line of authority moves directly from upward to downward in a step by step manner। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझने वाली बात है। देखिए डायग्राम से हम आपको समझाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इसमें क्या होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कि जो अथॉरिटी होता है वो डायरेक्टली अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव होता है इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अथॉरिटी मूव हो रहा है, सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है वो किसके पास होता है, ऑनर के पास, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सीईओ होते हैं उसके अंडर में क्या होता है, जनरल मैनेजर होता है। यानी कि ऑनर किसे आदेश देगा, जनरल मैनेजर को देगा। फिर जनरल मैनेजर किसे आदेश देगा, मैनेजर को, मैनेजर अपने सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर जो भी एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स उसके अंदर काम कर रहे हैं उसे। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो स्टेप बाय स्टेप मैनर से अपवर्ड से डाउनवर्ड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ स्ट्रेट एंड वर्टिकल। जैसा आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट और एकदम वर्टिकल है। ओके, यहाँ पे कहीं से भी हॉरिजॉन्टली स्पेशलाइजेशन मैनेजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखिए ये जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हमने जब 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, याद कीजिए आप लोग, तो उसमें हमने एक पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि उसमें एक प्रिंसिपल था कि हर एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, यानी कि उसे जो आदेश मिलेगा वो एक ही बॉस से मिलना चाहिए, और वो जो अपना वर्क सबमिट करेगा एक बॉस को सबमिट करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक एम्प्लॉय है उसके एक से ज्यादा बॉस हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये यूनिटी ऑफ कमांड को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका देयर इज नो स्कोप ऑफ मैनेजेरियल स्पेशलाइजेशन एट एनी लेवल। इस आप देख सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कहीं से भी मैनेजेरियल स्पेशलाइजेशन के लिए कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये डायरेक्टली अपवर्ड से डाउनवर्ड वर्टिकली मूव कर रहा है। तो ये था आपका सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें लाइन भी जुटा हुआ है,
यानी कि ये पहले वाला ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ही एक टाइप है, जस्ट इसमें कुछ एडवांसमेंट कर दिया गया है, यानी इसमें स्टाफ का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है स्टूडेंट, हेयर द लाइन ऑफ अथॉरिटी रिमेन्स द सेम, यानी जो लाइन ऑफ अथॉरिटी आपका अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव कर रहा था वो सेम रहेगा एज लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आखिर इसमें ऐड क्या हुआ है, so additionally a specialist are attached to each line managers to advise them on important matters। यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा स्टूडेंट, जितने भी लाइन मैनेजर्स, लाइक आपका जनरल मैनेजर हो गया और भी कई सारे चीफ मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, यहाँ पे मैंने छोटा सा फिगर बनाया। तो हर एक मैनेजर के साथ क्या किया जाएगा, कुछ स्पेशलाइज्ड मैनेजर के पोजीशन जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से यहाँ पे एक दूसरा मैनेजर हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, सो स्टाफ अथॉरिटीज आर अपॉइंटेड टू सपोर्ट लाइन अथॉरिटी। यहां पे क्या किया जाएगा, स्टाफ अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस सारे पोजीशन पे, कलर में चेंज कर लूं, इन सारे पोजीशंस पे क्या किया जाएगा, स्टाफ अथॉरिटी को, हर एक मैनेजर, जितने भी मैनेजर हैं सबके साथ में स्टाफ अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाएगा। ये स्टाफ अथॉरिटी क्या करेंगे, देखिए आपको बताते हैं। स्टाफ इन्वेस्टिगेट्स एंड सप्लाइज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड रिकमेंडेशंस टू मैनेजर्स। यानी जो भी स्टाफ अथॉरिटी को हम मैनेजर के साथ अपॉइंट करेंगे वो मैनेजर को जो डिसीजन मेकिंग काम होता है उसमें सहायता प्रदान करेंगे, यानी उसको रिकमेंडेशन देंगे, लीगल एडवाइस दे सकते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे पोजीशंस हो सकते हैं, कौन कौन, चलिए हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एक स्ट्रक्चर है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन का सेम स्ट्रक्चर था कुछ इस प्रकार से, है ना। मीन्स जनरल मैनेजर, देन आपका चीफ मैनेजर, सुपरवाइजर, सबऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉइज, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एडिशनली क्या किया गया है कि हर एक लाइन मैनेजर के साथ स्पेशलिस्ट को ऐड किया गया है। देखिए जनरल मैनेजर के साथ अकाउंट ऑफिसर और लीगल एडवाइजर को ऐड किया गया है। यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर क्या करेगा, जितना भी बजट का देखरेख करना है, जितना भी फिनांस वाला काम है वो ये परफॉर्म करेगा। लीगल एडवाइजर जनरल मैनेजर को एडवाइस करेगा लीगल टास्क के लिए, है ना। चीफ मैनेजर के साथ में आप देख सकते हैं पर्सनल और प्रोडक्शन मैनेजर स्पेशलिस्ट को ऐड किया गया है। उसी प्रकार से जो मैनेजर है हमारा उसके साथ में मेंटेनेंस और साथ में एक स्टोर कीपर के पोजीशन को ऐड किया गया है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टाफ हैं। ये सारे क्या हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं, लीगल एडवाइजर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्टोर कीपर या अकाउंट ऑफिसर, पर्सनल, मेंटेनेंस, ये क्या है, ये स्टाफ अथॉरिटीज हैं। ये अपॉइंट किए गए किस लिए, लाइन अथॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए। ये जो आपका लाइन अथॉरिटी है, ये क्या है, आपका लाइन अथॉरिटी है, ये सारे इसको सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये था आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। थर्ड जो आपका टाइप है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि हमने पिछले वीडियो में जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो डायग्राम देखा था ना, कुछ इस तरह का है। यानी यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट होता है, डिपार्टमेंट क्रिएट होता है। So in this type of organizational structure, employees are grouped together according to similar task or activities। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वहां पे क्या किया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन सभी एम्प्लॉइज के टास्क के आधार पे, यानी कि सिमिलर टास्क के आधार पे उनका ग्रुपिंग किया जाता है, अलग अलग ग्रुपिंग किया जाता है। यानी कि एक ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो एक टास्क परफॉर्म करेंगे। लाइक मान लिया जाए कुछ एम्प्लॉय हैं जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, ठीक है, प्रोडक्शन वाला है। कुछ ऐसे एम्प्लॉय हो सकते हैं जो कि रिक्रूट कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, पर्सनल का काम कर रहे हैं तो उनको पर्सनल डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। और कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो बजट देख रेख कर रहे हैं ना, शेयर मार्केट देख रहे हैं, फिनांस देख रहे हैं तो उनको फिनांस मार्केट में, फिनांस डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। कुछ ऐसे एम्प्लॉय हो सकते हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। यानी यहाँ पे सिमिलर टास्क के बेसिस पे क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है, दैट इज ग्रुप क्रिएट किया जाता है। सो जितने भी वर्क हैं, ऑल वर्क आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड ब्रॉट अंडर वन डिपार्टमेंट मैनेज्ड बाय एन एक्सपर्ट
नेम्ड डिपार्टमेंटल मैनेजर। हमने पिछले वीडियो में भी डिपार्टमेंटल मैनेजर का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा। सो देयर आर वेरियस मेजर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स परफॉर्म्स अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कई सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं जो कि अपना अपना स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखें तो देखिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपका बनाया जा सकता है। और आपको एक चीज को आप ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जहां पे भी आप डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एग्जामिनर आपके स्ट्रक्चर को देख के ही समझ जाता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, और उसके बाद उसे थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने स्ट्रक्चर अच्छे से बना दिया है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ये आप एकदम श्योर रहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर या डायग्राम वगैरह का थोड़ा खास ध्यान रखना है। सो हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखा था। यहाँ पे सीईओ होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। इनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होगा, मैक्सिमम पावर होगा डिसीजन मेकिंग का। अब इसके बाद क्या हुआ, ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए ये आपका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, यानी यहाँ पे सीईओ वगैरह है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। उसके बाद जो बच गए वो सारे क्या हैं? वो सारे एम्प्लॉय हैं। चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, ये सारे एम्प्लॉय हैं। चाहे वो डिपार्टमेंटल हेड हो, मैनेजर हो, है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है ना, तो वो सारे एम्प्लॉय हैं। अब इन सारे एम्प्लॉय को क्या किया गया? ग्रुपिंग किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। कौन कौन डिपार्टमेंट बना? देखिए प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट बना, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना, पर्सनल डिपार्टमेंट बना, फिनांस डिपार्टमेंट बना, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर अब जो एम्प्लॉयज होंगे, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, वो सारे एक सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे, यानी कि वो सारे प्रोडक्शन के टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। मार्केटिंग के अंदर जो होंगे एम्प्लॉय, वो सिर्फ मार्केटिंग के काम को परफॉर्म कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये सबऑर्डिनेट्स जाके रिक्रूट कर रहे होंगे या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जाकर के मार्केटिंग कर रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से फिनांस डिपार्टमेंट के अंदर जो सबऑर्डिनेट्स है वो फिनांस का देखरेख करेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया जा रहा है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जिसे बोला जाएगा डिपार्टमेंटल मैनेजर। ओके, तो ये था आपका स्टूडेंट थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। So a project organization is a structure that facilitates the coordination and implementation of project activities। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, थ्योरी पढ़ने से पहले अगर हम फिगर को देख के समझ ले तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो आइए हम लोग सीधा स्ट्रक्चर पे चलते हैं और पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है, एकदम माइंड से अभी सारी चीजों को निकाल दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। अभी तक हमने देखा क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कि टॉप लेवल पे एक मैनेजमेंट है, उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज थे सारे को ग्रुपिंग कर दिया गया और डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। हर एक डिपार्टमेंट पे एक डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड। नाउ अब सोचिए, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन में एट अ टाइम एक ही प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते रहता है, या पैरेलली कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में होते हैं? तो पैरेलली कई सारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होता है ना, लाइक प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, कई सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है स्टूडेंट, कि हर एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे एम्प्लॉय का ग्रुपिंग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, हर एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे टेम्पोररी, ये वर्ड को ध्यान रखना है, हर एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे टेम्पोररी एम्प्लॉय को ग्रुप कर दिया जाता है, यानी कि वो पहले से एक परमानेंट डिपार्टमेंट के अंदर हैं। ये देखिए मैं रेड से कर रहा हूं, ये आपका परमानेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल,
फिनांस, ये सारा क्या है आपका परमानेंट स्ट्रक्चर है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। अब इस परमानेंट स्ट्रक्चर के अंडर क्या किया जाता है, एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। मैं देखिए ग्रीन से कर रहा हूं, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट एक्स है या प्रोजेक्ट वाई है, प्रोजेक्ट जेड है, ये क्या हुआ स्टूडेंट, एक टेम्पोररी डिपार्टमेंट या टेम्पोररी ग्रुप क्रिएट हो गया। नाउ अब आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है कि कुछ ग्रुपिंग बन जा रहा है, कुछ इस प्रकार से है ना, अलग अलग ग्रुप बन जा रहा है एम्प्लॉइज का। ये देखिए, यानी कि इस ग्रुप के अंदर कुछ एम्प्लॉइज होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज होंगे, उसी प्रकार से इस ग्रुप के अंदर कई सारे एम्प्लॉइज होंगे। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है कि मान लिया जाए हम इस एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं, ये जो एम्प्लॉय है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है और साथ में इसे प्रोजेक्ट एक्स अलॉट किया गया है। यानी कि इसका जो परमानेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, और अभी फिलहाल ये प्रोजेक्ट एक्स पे वर्क कर रहा है। तो यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति का दो दो बॉस है। कैसे, एक तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है तो डिपार्टमेंटल मैनेजर है ना, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो इसका बॉस हो गया, और दूसरा ये प्रोजेक्ट एक्स के अंदर वर्क कर रहा है तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो इसका बॉस हो गया, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरी, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। हम लोग ये तो समझ गए कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के आधार पे कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन करता है। हमने देखा कि डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के आधार पे क्या होता है, ग्रुपिंग होता है। ओके, सो इट इज अ ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड ऑन अ टेम्पोररी बेसिस। ये टेम्पोररी बेसिस पे फॉर्म किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट एंड भी तो होगा। प्रोजेक्ट का कुछ ड्यूरेशन होता है कि एक लिमिटेड ड्यूरेशन के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया प्रोजेक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन में तो नया ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। टेम्पोररी बेसिस अंडर अ परमानेंट स्ट्रक्चर, एक परमानेंट स्ट्रक्चर के अंडर। तो परमानेंट स्ट्रक्चर क्या हो गया, हमारा डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट तो नहीं ना बंद होने वाला है, ठीक है। एंड ए प्रोजेक्ट मैनेजर इज अपॉइंटेड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। और हर एक जो प्रोजेक्ट होगा हमारा, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई, प्रोजेक्ट जेड, हर एक प्रोजेक्ट पे एक एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा कि वो उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनका जो है वो देखरेख करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अदर पर्सनल आर ड्रॉन फ्रॉम रिलेटेड परमानेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। और जो बाकी सारे इंप्लॉइज होंगे उनको जो टास्क अलॉट किया जाएगा उनके डिपार्टमेंट के अनुसार। यानी ये देखिए, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है और प्रोजेक्ट एक्स में वर्क कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट एक्स के अंदर जो प्रोडक्शन का काम होगा वो ये सारे एम्प्लॉइज करेंगे। एकदम ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एम्प्लॉय जाके मार्केटिंग वाला काम करेंगे, नहीं, अभी भी प्रोडक्शन का ही काम करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट एक्स में जो काम हो रहा होगा वो करेंगे, प्रोजेक्ट वाई का काम नहीं करेंगे। यानी डिपार्टमेंट के आधार पे तो आपने डिवाइड किया ही था, अब प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी क्या कर दिया, टेम्पोररी डिवाइड कर दिया। मीन्स जब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट द पर्सनल मे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल डिपार्टमेंट्स और मे बी प्रोवाइडेड अनदर प्रोजेक्ट। जब आपका मान लिया जाए ये प्रोजेक्ट एक्स आपका कंप्लीट हो गया, तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं ये वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गए, प्रोडक्शन का जो भी काम होगा ये करेंगे, या इनको कोई दूसरा प्रोजेक्ट लाइक मान लिया जाए अब प्रोजेक्ट ए आ गया कोई, तो इनको क्या किया जाएगा, प्रोजेक्ट ए असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए का जो प्रोडक्शन वाला काम होगा वो ये करेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सो दैट इज हाउ द फंक्शनल स्टाफ हैज टू बॉसेस। इस प्रकार से एक फंक्शनल स्टाफ का एम्प्लॉय का दो बॉस हो जाता है। द फर्स्ट वन इज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मतलब कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया, एंड द सेकेंड वन हिज प्रोजेक्ट हेड, जो उसका प्रोजेक्ट का हेड हो गया। तो ये था आपका स्टूडेंट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और टोटल टाइप्स आपका जो था 4 टाइप्स, वो टोटल आपका एंड हो गया। हम लोगों ने पढ़ लिया लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। एक क्विक ओवरव्यू हम लोग अगर देखें तो देख सकते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, यहाँ पे जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम मूव करता है, वर्टिकली स्ट्रेट होता है ये। अगर हम लाइन एंड स्टाफ की बात करें तो हर एक लाइन मैनेजर के साथ स्टाफ अथॉरिटी को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जो कि एडवाइस देते हैं, रिकमेंड देते हैं मैनेजर को।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हर एक ग्रुप के एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप कर दिया जाता है और हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड क्रिएट किया जाता है। अगर हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि परमानेंट स्ट्रक्चर के अंडर में एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे ग्रुपिंग किया जाता है और हर एक प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किया जाता है जो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हो रहे सारे टास्क को देखता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट, आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।